बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप वन सेक्शन नंबर 3 रीनल पैथोलॉजी। रीनल पैथोलॉजी स्टूडेंट इसका जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे वो था यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात कर रहे थे। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की से इसको करने से पहले हमने बात की थी यूरिनरी ब्लैडर की फिजियोलॉजी और अनाटमी की, वो आप लोगों के साथ है। ठीक। अच्छा, अभी आगे जो आप लोगों के साथ यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को नजर आ रहा है कि इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने याद रखना है इसका कि आपके पास क्या है जी, टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, इनकॉन्टिनेंस की जो टाइप्स हैं वो आपके पास यहाँ पे बुक में तो आपके पास कितनी लिखी हुई है, 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, जिसमें आपके पास स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस आ जाता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आ जाता है और मिक्स इनकॉन्टिनेंस आ जाता है और अर्ज इनकॉन्टिनेंस आ जाता है। ठीक है। आपके पास न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस भी होती है, आपके पास टोटल इनकॉन्टिनेंस भी होती है। ये आगे हम अभी अभी हम इसकी टाइप्स की देखेंगे। और सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए, ये इसके हॉलमार्क लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बड़े इनके ऑलमोस्ट हॉलमार्क लिखे हुए हैं, बट आप लोग ये कवर करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे आप लोग इस पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से डिस्कस करेंगे जो आपकी कोई चीज यहाँ से मिस तो नहीं हुई। और ये आपके पास एक एमसीक्यूज है। ठीक है जी, ये आप लोगों को पॉइंट पता। लेकिन जी इसको इसको आप लोग हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस की हेडिंग दें, टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस। देखिए, टाइप ऑफ एक आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट पता होना चाहिए कि पहले तो इसमें लिखे ना कि टाइप्स के हिसाब से यहाँ पे लिखें नंबर 1 स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, नंबर 2 अर्ज इनकॉन्टिनेंस, नंबर 3 ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, नंबर 4 आपके पास आ जाता जी मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। ठीक। अब एक आपके पास क्या है यहाँ पे, न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। ये बेसिकली इसके काजेज में आ जाता है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक। अब सबसे पहले हेडिंग दें, इनमें से जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। हेडिंग दे दें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के। नंबर 1 पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जी, ये लें। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसमें एक बात आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये जो टाइप्स हैं डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आपके पास अप्लाई होती हैं। ये कैसे अप्लाई होती हैं, देखें, जब फॉर एग्जाम्पल किसी को खांसी होती है ना, स्टूडेंट कोई भी फॉर एग्जाम्पल खांसी करता है, कफ करता है, तो उस टाइम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी। ये एक इसका मैंने पॉइंट आपको दे दिया है। जब भी हॉलमार्क की मैंने आपको क्या दिया भला, मैंने आपको हॉलमार्क की बात की है तो भाई जब भी कफ की बात आ जाती है ना, कफ की बात आ जाती है, जब भी स्नीजिंग की बात आ जाती है, ठीक है, स्नीजिंग की बात आ जाती है और कफ की बात आ जाती है, लिफ्टिंग की बात आ जाती है, इस तरह की बातें मोस्टली इसका जो केस है ना वो कफ के साथ है। अच्छा, जब भी किसी को खांसी होती है ना तो उस टाइम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो क्यों, इसकी रीजन ये है, तो उस टाइम जो अब्डोमेन में इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर है ना स्टूडेंट, वो इंक्रीज हो जाता है। जब इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है ना तो वो प्रेशर आपका फिर कहाँ पे पड़ता है, यूनिट ब्लैडर के ऊपर भी पड़ता है। ठीक होगा जी। तो उस ब्लैडर के ऊपर पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपके पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की कल आपको बात की थी ना, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी कि इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ द यूरिन। तो यहाँ से क्या होता है, लीकेज ऑफ द यूरिन फिर होती है उसकी वजह से। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। लेकिन प्लीज इसमें सबसे पहले लिखें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको, अच्छा इसमें सबसे पहले लिखें आप लोग काजिस, हेडिंग दे दें। नंबर 1 पे पॉइंट लिखें जी इटियोलॉजी, और एमसीक्यू जहां से होगा मैं आप लोगों को पुट करवा दूंगा। अच्छा, इटियोलॉजी में याद रखिएगा इसके जो काजेज है ना,
एक आपने पॉइंट और भी याद रख लेना कि यहाँ पे आउटलेट इनकॉम्पिटेंस होता है। क्या होता है ये आप लोगों को मैं बात बताता हूँ इसमें क्या ये मैंने बात की है। आउटलेट आउटलेट इनकॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस। अच्छा यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे जो आपने चीजें याद रखनी है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है ना, एक तो आपके पास ये वाली चीज मैं जो लिखने लगा हूं, इसका मतलब क्या है जी, यूरिथरल लिखें काजिज में, यूरिथरल हाइपर हाइपर मोबिलिटी, यूरिथरल हाइपर मोबिलिटी एक पॉइंट। नंबर 2, अच्छा इसमें ये जो यूरिथरल हाइपर मोबिलिटी है ना, ये मतलब मोस्टली आपके पास जो है ना ये किसके साथ लिया जाता है, वुमेन के साथ। ये पॉइंट आपने ना याद रखना है जब मैं आपको केसेस दूंगा, और उसमें भी आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा इन द वुमेन। ठीक हो गया जी। ब्लैडर आउटलेट इनकॉम्पिटेंस होती है इसकी वजह से। अब देखते हैं आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखें, या फिर इसके अंदर क्या होता है, आपके साथ कंडीशन आ सकती है स्टूडेंट इसमें, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक स्फिंक्ट्रिक इंट्रिंसिक स्फिंक्ट्रिक डेफिशिएंसी। और ये पॉइंट तो मुझे मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग पहले जानते हैं। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे मैंने डायग्राम रखी है, ये जो वॉल है, ये जो आपके पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो आपके पास है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर ये प्रॉपर वे में काम नहीं करता, अगर सही तरह से ये काम नहीं करता, तो क्या ये चांसेस होंगे कि नहीं होंगे, यूरिन लीकेज के चांसेस हो सकते हैं ना। तो ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे आपका कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर है। ठीक है जी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका इंट्रिंसिक स्फिंक्ट्रिक जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, इसकी वजह से भी आपके पास चांसेस होते हैं। ये भी एक काज है। उसके बाद आगे लिखें, नंबर याद रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लीज 3 पे, इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, अब यहाँ पे आपने जो चीज मेंशन करनी है ना, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। हाँ जी, जिन जिन कंडीशन के अंदर वो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह के स्नीजिंग की बात होगी, किसकी बात होगी, स्नीजिंग की बात होगी, और आपके साथ जनाब वाली बात होगी लिफ्टिंग की। ठीक है, लिफ्टिंग की बात आ सकती है। और मेन जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके पास क्या है जी, कफ है। वो क्या है आपके पास, कफ। और कफ को याद रखना है, खांसी को, कफ इंड्यूस। ठीक हो गया जी। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ये जो, अब इसके कुछ काजेज की मैंने बात की है ना, ये आपके पास मेन काजेज मैंने आपके पास लिख दिए हैं, ये जो मेन काजेज मैंने लिखे। अब कुछ लिखे इसकी एसोसिएशन, इसके लिखे कुछ रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, एसोसिएशन लिख लें, एसोसिएशन लिखे इसकी, एसोसिएशन। और या फिर आपके पास लिखे इसमें रिस्क फैक्टर। ऐसे मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मजीद इसमें एक आपके पास जो है ना रिस्क बन सकती हैं, किसका, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का। ठीक होगा जी। तो आपके पास याद रखिएगा स्टूडेंट, रिस्क फैक्टर में आपके पास ये इंक्रीज हो सकती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नंबर 1 पे आप लोग लिखें ओबेसिटी। देखिए इन्हीं काज को देखते हुए आप लोगों ने ट्रीटमेंट करना है, और इसलिए आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस रखना है प्लीज। ओबेसिटी, जो ओबीज पर्सन है उनमें, देखिए अगर मैं बात करता हूँ ओबेसिटी, तो इसकी वजह से अब्डोमन पर जो है ना प्रेशर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। मुझे एक बात बताएं भाई, ये जो फैटी है, फैट जो है, ये जो चर्बी है, इसकी वजह से अब्डोमन पे एक तरह का बोझ ही बना हुआ है ना। क्या बना है, ये बोझ है। और जब कोई बंदा कफ करता है तो इसकी वजह से मजीद इस बंदे को क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है, और वो प्रेशर आपका फिर ब्लैडर पे भी लगता है। यूनिब्लैडर पे जब लगता है तो जनाब अली वहां पे ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस करवा सकते हैं। ये आगे बात कर लेते हैं प्लीज, नेक्स्ट। तो मतलब कि चांसेस ये होते हैं कि ओबेसिटी के साथ क्या है कि चांसेस ये होते हैं कि यूरिन के इनवॉलंटरी लीकेज के। ठीक हो गया जी। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे विजाइनल डिलीवरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये एमसीक्यू के साथ आपको मिलेगी। ठीक होगा जी, विजाइनल डिलीवरी ये एमसीक्यू के साथ है, और ये इंपॉर्टेंट मैंने स्टार इसलिए लगाया है, इसके ऊपर आप लोगों ने भी स्टार लगाना है। ठीक है जी। तो विजाइनल डिलीवरी की हिस्ट्री हो सकती है, विजाइनल डिलीवरी की हिस्ट्री आपके पास आ सकती है पेशेंट की, और आप लोगों को इसी से पता चल जाना चाहिए। अच्छा उसके साथ साथ आपके पास
प्रोस्टेट सर्जरी की बात आ सकती है। किसकी बात आ सकती है? प्रोस्टेट सर्जरी। अब मुझे एक बात बताएं, प्रोस्टेट जो सर्जरी है ये मेल में होगी कि फीमेल में होगी? मुझे एक बात तो बताइएगा जरा प्लीज। तो ये कंडीशन जो आपके साथ आएगी ये किस बंदे में आएगी? ये आपके पास मेल में आएगी ना, तो ये भी आपके साथ यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्लीज आगे बात कर लेते हैं। अब वजाइनल डिलीवरी के बाद चांसेस होते हैं कि जनाब अली इंटरनल ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे ये जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है ना, जब भी आप मतलब के वजाइनल डिलीवरी के बाद इसके चांसेस होते हैं कि ये सही तरह से मतलब कि जो वाल है ये काम ना करे। ठीक हो गया जी। तो उसके उसके भी रिजल्टेंट पे जो आपके पास इनवॉलंटरी यूरिन लीकेज होगा तो आप उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंसी। ठीक होगा जी। तो यहाँ पे दो काजी ये भी लिखे हुए हैं, देखें इन्होंने दो लिखे हुए हैं, यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी और इंट्रिंसिक स्फिंक्टर्स और डेफिशिएंसी। ठीक होगा जी। ये जो स्फिंक्टर्स हैं इनकी मतलब के ये आपके पास यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स हैं, यहाँ पे ये आपके पास जो स्फिंक्टर्स हैं इनकी क्या होती है जी? हाँ जी। और ये आपके पास कौन सा मसल है? यूरोजेनिटल मसल। और इसको इसमें स्पेशली जो आप मसल डिस्कस करते हैं वो कौन सा है? लिवेटर एनी मसल, जो एक तरह से आपके पास प्रीमियम के मसल आ जाता है। ठीक होगा जी। तो बात कर लेते हैं आगे मजीद। अच्छा देखें, ये बात आपके साथ आ गई। उसके बाद और वो आप समझ लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपके पास जो मेन चीज है ना, मेन चीज है वो इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर की बात की गई है, जिसमें आपके पास कोई, हाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, और ये आप लोगों ने देखी भी होगी। चलें ये मैंने लिखवाना भी था, इसके साथ पहले लिखें लाफिंग। लाफिंग के साथ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यार ये तो ऐसे होता है, मैंने बड़ी दफा देखा हुआ है कि जनाब अली अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा हंसते जा रहा है, हंसते जा रहा है, फिर करा रहा है, तो वो मतलब यूरिनेट कर देता है। ठीक है, उसी तरह। तो एक तरह से ये एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हंसने के साथ भी आपके इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके पास लाफिंग, स्नीजिंग, कफिंग और एक्सरसाइज भी इसमें एक आपके पास पॉइंट आ जाता है, और ये आप लोग लिखेंगे। ठीक हो गया जी। और ये एमसीक्यूज में आप लोगों से बात होगी और ये आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, इंक्रीज प्रेशर विद इन द ब्लैडर। और ब्लैडर क्या करता है? फिर प्रेशर जब इंक्रीज होता है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रेजिस्टेंट टू द यूनिफ्लो। ठीक होगा जी। तो ये आपके साथ पॉइंट इसमें मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद देखें कुछ आपके पास सेकेंडरी काजेज भी आ जाते हैं जो आप लोग डिस करेंगे। इसमें हमारे पास जो पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ना जी, वो इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह लिखते हैं कीगल एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये पुअर पेल्विक सपोर्ट कास्ड बाय पेल्विक पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन लॉस हो जाता है। ठीक होगा जी। इसकी एक तो ये सेकेंडरी काज है। ठीक हो गया। इसकी वजह से आपके जो फ्लोर के पेल्विक फ्लोर के मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। ये आपके सेकेंडरी कुछ काजेज हैं, नंबर नंबर वन, नंबर टू। अच्छा, फिर बच्चों में चाइल्ड बर्थ में डैमेज ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल लिवेटर एनी की बात आ जाती है। या फिर S2 S4 आपकी जो नर्व बनती है, वहां से आपको पता है ना पेल्विक नर्व बनती है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद हो तो उसकी वजह से ये काम हो सकता है। तो ये आपके पास थर्ड आ गया। फिर इंट्रिंसिक, ये तो आप लोगों ने लिख लिया है इसको, ये देख लें, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी कास्ट बाय, हाँ ये लिखें पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप लोगों ने क्या करना है, अभी से लिखें। अभी लिखें कि भाई इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी काज्ड बाय एजिंग, ओबेसिटी, पेल्विक ट्रोमा, प्रोस्टेट सर्जरी इन मैन। तो ये आप लोग अभी से लिख लें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके हो गया? हाँ जी, ये बात आपको पता चल गई है? बताएं प्लीज। देखिए, ये बंदा आपके साथ इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो क्या होगी? डॉक्टर दुनान यहाँ पे इसकी हेडिंग देना जरा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, और आगे मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। क्लिनिकल नंबर 3 पे हेडिंग दें, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो बंदा हॉस्पिटल में आएगा, आपको ये क्या कंप्लेन करेगा? ये कहेगा ना कि डॉक्टर साहब मैं ना, मतलब कि इस तरह जब भी खांसी करता हूँ तो या फिर मैं हंसता हूँ, या इस तरह, या फिर एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ वेट लिफ्टिंग करता हूँ, तो मुझे जो है ना यूरिन मेरा जो है ना लीकेज होता है, इन ना चाहते हुए भी। ठीक है, मैं नहीं चाहता, बट क्या है कि मुझे यूरिन जो है ना एक तरह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, यूरिन लीकेज होता है।
तो इस तरह ये आपके पास स्टोरी लेके आएगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यूरिन लीकेज ऑन यूरिन लीकेज यूरिन लीकेज ऑन एक्टिविटीज ऑन एक्टिविटीज ऑन एक्टिविटीज दैट ऑन एक्टिविटीज मतलब किसको लिखें, विच इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल, हाँ जी, इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, हाँ जी, विच इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर नोन एज सच एज आपके ख्याल में कौन कौन सी हैं जी, जल्दी से बताएं। ऊपर आप लोगों ने लिखी है ना, आपके पास है लाफिंग, बंदा कहेगा जी लाफिंग की बात आ सकती है, पेशेंट आपके साथ बात कर सकता है स्नीजिंग की, इसी तरह ये स्टोरी होगी, ठीक है। बंदा आपके साथ बात कर सकता है कफ की और एक्सरसाइज की, कफ एंड एक्सरसाइज के दौरान एक्सरसाइज की, ठीक। और आपके ये बात कर सकता है बल सलवा बल सलवा मैनवर, अच्छा मैन ये मैन्युअर, ठीक होगा जी। अब ये आप लोगों के लिए यार एक लफ्ज आ गया न्यू, ठीक है, वल सलवा मैन्युअर। तो ये आप लोग लिखें। अच्छा ये आपके पास है जी वल्सवा मैनवर, इसमें क्या है कि बेसिकली ये एक मैनवर करेक्टराइज बाय फोर्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन करना अगेंस्ट अ क्लोज्ड अपर एयर वे को क्लोज करके अगर आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो माउथ को, नोज को एंड वोकल कार्ड को, तो विच इंड्यूस, जो कि इंड्यूस करता है करेक्टरिस्टिक्स की फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एक रिस्पॉन्स आता है जिसमें क्या होता है कि डिक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रीलोड, डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल जनाब अली प्रीलोड, डेफिनेटली डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर लोड एंड ऑटोनोमस ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या होता है कि क्लासिकली यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल टू द इवैल्यूएट कंडीशन ऑफ द हार्ट, इसको करने के लिए, एंड या फिर फॉर द रिवर्जन ऑफ द सुप्रा वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, बट इट आल्सो सर्व टू जनरेट इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पसेस। ये आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को हार्ट की तरफ बात नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ यहाँ से पॉइंट चाहिए, ठीक हो गया जी। तो ये जो है ना also be served to generate इंक्रीज करता है इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, टेस्ट फॉर द हड्डियां भी आप लोग इसको ये भी किया जाता है, ठीक है, मैंने बल्कि आप लोगों को वहां पे बताया भी था, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बात कर, आप लोग हाथ रखते हैं और सांस का कहते हैं जी, तो इस तरह आप लोगों को हड्डियां को डायग्नोस करने के लिए, ठीक होगा जी। तो फॉलोइंग डीप इंस्पायरेशन, अच्छा जी, उसके बाद पेशेंट इज टोल्ड टू परफॉर्म एन अब्डोमिनल प्रेस एंड फोर्सफुली एक्सहेल अगेंस्ट अ ग्लोटस वाइल स्पाइन पोजीशन, और ये हड्डियां के लिए भी आप करते थे, ये मैंने हड्डियां में बताया था, ठीक हो गया जी। तो ये एक मेथड है जिससे आप लोगों को इसका भी पता चल जाता है। नेक्स्ट प्लीज आगे आते हैं, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपके पास हो गया इसके बारे में, और आप इसमें ना एक टेस्ट करते हैं डायग्नोस्टिक के लिए, क्या रखें, डायग्नोस्टिक के लिए टेस्ट करते हैं, देखें जी डायग्नोस्टिक मेथड, डायग्नोस्टिक मेथड, इसमें डायग्नोस्टिक जो मेथड है याद रखिएगा, एक तो आपके पास ये चीज है, ये वाले, ठीक है, वन सलवा मैनुअल, ये मैनुअली आप करते हैं, ठीक है, हाथ से आप लोगों ने मतलब इसको करना होता है, नोज को माउथ को आप क्लोज करवा देते हैं, तो फिर आगे इसके बात करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर एक पड़ता है, प्रेशर पड़ेगा तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। तो आप क्या करते हैं, पॉजिटिव ब्लड स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, तो वो आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, इसके लिखे मैनेजमेंट, आप लोग इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो आप लोग सबसे पहले याद रखें, इसमें आप करवाते हैं कीगल, इसको कीगल भी कहते हैं, कीगल भी कहते हैं, ठीक है जी, कीगल एक्सरसाइज,
फिगर एक्सरसाइज, ठीक होगा जी। और इसका काम क्या है, इसकी वजह से याद रखिएगा, डन और लीड टू pelvic फ्लोर, सॉरी, लीड टू pelvic फ्लोर मसल स्ट्रेंथिंग। इनके क्या होता है, इसकी वजह से मसल्स की स्ट्रेंथिंग होती है। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, बाय एक्सरसाइज, ये ऊपर जो आप लोगों ने बात की है ना, ये उसकी वजह से, कीगल एक्सरसाइज की वजह से, ठीक होगा जी। अब याद रखें कि इसमें जो मेनली मसल आपके पास रोल प्ले कर रहा होता है वो लिवेटर एनी की आप बात कर रहे होते हैं, लिवेटर एनी, ठीक होगा जी, लिवेटर एनी मसल। अब बात है आ जाती है आगे। अब आप लोगों को पता है कि ओबेसिटी की वजह से, आपको फोटो दिखाता हूँ अभी डायग्राम, ये सेम डायग्राम आपको मैं इसी इसी में दिखाता हूँ। लीड टू द पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथिंग बाय एक्सरसाइज, ठीक होगा जी। उसके बाद इसमें आपके साथ ना, इस एक्सरसाइज के साथ साथ एक तो आपको ये बेनिफिट हो रहा है, दूसरा आपको बेनिफिट होगा क्या कि आपके पास वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा आपको जो बेनिफिट होगा ना, उसमें क्या होगा जी, आपके पास याद रखिए स्टूडेंट, पेरिसिस, और पेरिसिस क्या होता है, ये पॉइंट आप लोग अभी देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों के पास ना, ये जो है, मैं देखें, पेस्टेसिस जो है ना, आर द रिमूवेबल डिवाइस डेट प्रोवाइड सपोर्ट आफ्टर द प्रोलैप्स, ठीक है। किसी भी चीज का अपनी जगह से जाना, आगे पीछे होना, प्रोलैप्स हैपन व्हेन द वॉल ऑफ द यूट्रस या फिर विजाइना बिकम वीक, ठीक होगा जी, ये प्रोलैप्स होता है। अच्छा, विच कैन हैपन विद द एज और आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ऑर्गन्स कैन ड्रॉप आउट ऑफ द प्लेस ड्यूरिंग द प्रोलैप्स। अच्छा, और उसके बाद जिस तरह हेमराइड की आप बात करते हैं, हेमराइड, अच्छा, पेस्ट्री इज ऑफन यूज्ड एज अ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द प्रोलैप्स, ठीक होगा जी। तो ये एक आपके पास तरीका, एक मेथड है, स्टूडेंट याद रखिएगा ट्रीटमेंट के लिए, और ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है, ठीक होगा जी, क्लियर, ये पॉइंट आपके साथ। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। सो दिस इज ऑल अबाउट सप्रेसिंग कंटिन्यूसी, इसी को देख लेते हैं जरा जल्दी से, विद इन 1 मिनट। यहाँ से देखें जी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या चीज है, आउटलेट इनकॉम्पिटेंस है, ठीक है। बल्कि इसकी यहाँ से देख लें, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ब्लैडर के ऊपर एक प्रेशर पा रहा है, और यहाँ से ये आपके पास यूरिन जो है ना, आउटलेट इनकॉम्पिटेंस, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका, आउटलेट इनकॉम्पिटेंस, यूरिथ्रल हाइपर मोबिलिटी और इंट्रिंसिक स्पिंटर एफिशिएंसी, ये आपकी इसमें भी लिखा हुआ है। लीक विद द इंक्रीज इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर, स्नीजिंग, लिफ्टिंग, इंक्रीज, इसके कौन से हैं जो इंक्रीज कर सकते हैं, ओबेसिटी या वेजाइनल डिलीवरी, प्रोस्टेट सर्जरी है। उसके बाद पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट आप करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली ऑब्जर्व लीकेज फ्रॉम द यूरिथ्रा अपॉन कफिंग, या फिर आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें वल सल्वा पे करते हैं, ठीक है। मतलब आप पेशेंट को कहते हैं जी, ये पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस पॉजिटिव टेस्ट क्या चीज है, आप पेशेंट को कफ करवाते हैं, या फिर वो आपको मैंने जो बताया ना, मतलब कि टेस्ट वो करवाते हैं, ठीक होगा स्टूडेंट। तो ये इसके साथ यहाँ पे दो चीजें लिखे हैं इसमें,